हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हमारी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 10, द गवर्नमेंट बजट। आज हम लोग बात करेंगे हमारे गवर्नमेंट बजट होते क्या हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस लिए बजट बनाया जाता है, कब बजट आता है, कौन बजट लाता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चैप्टर का जैसे मेरा नाम है यहाँ पे गवर्नमेंट बजट, तो गवर्नमेंट से तो हम सभी फैमिलियर है कि जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी हमारे कंट्री में रूल करती है वो हमारी डेमोक्रेटिक कहलाती है या फिर वो हमारी गवर्नमेंट कहलाती है। बजट का मतलब होता है कि जब हम अपनी इनकम से अपने खर्चों के रिगार्डिंग प्लान आउट करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को या उस एस्टिमेशन को हम लोग बोलते हैं बजट। जैसे घर में भी होता है, जैसे घर में जिनके अभी वर्किंग पर्सन है, सैलरी आती है, जो भी आपके वर्किंग पर्सन है वो सैलरी लाके मम्मी के या जो भी हाउस होल्ड लेडी है जो घर को चला रही है उसके हाथों में लाके रख दिया कि ये तुम्हारा महीने का खर्चा है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, जो भी एक्सपेंसेस आपके मंथली होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने उनको दिया कि भाई ये तुम्हारा इस साल के इस महीने का बजट है और तुमको पूरे घर का खर्चा इस पूरे उसमें चलाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो जो हाउस होल्ड लेडी है या जो हाउस वाइफ है उसने क्या किया, वो 50,000 रुपए उसकी इनकम हो गई। इनकम इन द सेंस वो तो बजट के उसको मिला हुआ है। अब इस 50,000 में वो अपने एक्सपेंसेस को प्लान आउट करेगी। या जो वर्किंग पर्सन है घर का, उसकी सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000 है, तो उसने भी प्लान आउट किया कि 50,000 में एक काम करते हैं कि 50,000 में 20,000 हम घर में घर खर्च के लिए दे देंगे, 10-15,000 रुपए की मेरी EMI जो है वो चली जाती है, 5-10,000 रुपए हम अपनी सेविंग्स के लिए रख लेते हैं। तो उसने भी तो चीजों को प्लान आउट किया ना। और कहां से किया, उसने अपनी इनकम से अपने खर्चों को प्लान आउट कर लिया। तो जो ये बजट है, ये बजट हम अपने डे टू डे लाइफ में हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, गवर्नमेंट, नेशनल एजेंट्स, मतलब जो कोई भी है इकोनॉमी में, कोई भी पर्सन जो इनकम अर्न करता है वो अपनी इनकम से बजट बनाता जरूर है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है। तो ये जो गवर्नमेंट बजट होता है, ये गवर्नमेंट बजट जो है वो हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गया एंड फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर मिलके ये बजट जो है वो हमारी कंट्री के लिए पेश करते हैं। इस बजट की जो डेट होती है वो हमारा आता है फरवरी में। फरवरी की जो लास्ट वर्किंग डे होगा, फरवरी का लास्ट वर्किंग डे या फिर फर्स्ट वर्किंग डे, फर्स्ट और लास्ट वर्किंग डे इसमें अनाउंस हो सकता है। यानी कि मतलब अगर मान लीजिए 1 फरवरी अगर वर्किंग डे हुआ, या 2 फरवरी वर्किंग डे हुआ, या 3 फरवरी वर्किंग डे हुआ, तो आपका जो भी फर्स्ट वर्किंग डे होगा और जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा उसमें अनाउंस किया जा सकता है। या फिर जिस दिन भी मेरे जो प्राइम मिनिस्टर है और फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर वो चाहते हैं कि हमारा बजट आज लॉन्च होना चाहिए तो वो उस दिन भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हुआ कि फरवरी के पहले वर्किंग डे में किया जाएगा। चलो ठीक, फरवरी का पहला वर्किंग डे आया 1 फरवरी, बट ड्यू टू एनी रीजंस क्या हुआ, हमारा जो बजट था वो प्रॉपरली प्लान नहीं हो पाया, या उसका बिल पास नहीं हो पाया, या कोई उसमें दिक्कतें आ रही थी, तो वो फर्स्ट वर्किंग डे में अनाउंस नहीं हो पाया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 तारीख मतलब उस फर्स्ट वर्किंग डे के अलावा जिस दिन भी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर कह दे उस दिन कर सकते हैं, या फिर फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में कर सकते हैं। तो अब ये देखा गया कि पहला वर्किंग डे जो था वहां तक सब कुछ तैयार नहीं था, लास्ट वर्किंग डे जो है तब तक बहुत देर हो जाएगी, तो एक काम करते हैं 13, 14, 15 फरवरी के आसपास जो है वो बजट अनाउंस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा बजट है वो गवर्नमेंट बजट हमारा फरवरी में अनाउंस किया जाता है, फरवरी के फर्स्ट या लास्ट वर्किंग डे, या फिर कभी भी जब भी मेरे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर कह देंगे कि आज बजट का अनाउंसमेंट है, उस दिन बजट अनाउंस हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो अब ये जो गवर्नमेंट बजट है ये होता क्या है, बेसिकली जो अनाउंस किया जाता है वो किस लिए अनाउंस किया जाता है, कब के लिए अनाउंस किया जाता है और कैसे अनाउंस किया जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट बजट होता है, इट इज अ स्टेटमेंट। ये मेरा क्या होता है, ये मेरा एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट मतलब पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है। किस चीज का फाइनेंशियल रिकॉर्ड, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। यानी कि जो गवर्नमेंट बजट होता है वो मेरा पूरा एक स्टेटमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अपने एस्टिमेटेड रिसिप्ट का मतलब यहाँ पे रेवेन्यू या फिर इनकम भी कह सकते हैं आप लोग, तो चाहे आप इसको एस्टिमेटेड रिसिप्ट, एस्टिमेटेड रेवेन्यू या एस्टिमेटेड इनकम भी कह सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट बजट है उसमें गवर्नमेंट बजट जो ये हमारा एक स्टेटमेंट होता है
जिसमें जो एक गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपने एस्टिमेटेड इनकम से, अपने एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेक्टेड इनकम से अपने एक्सपेक्टेड की जो होने वाला है ना, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बजट कब बना रही है, फरवरी में, और जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है वो कब क्लोज होता है, 31 मार्च को। तो जो मेरे गवर्नमेंट के पास जो इनकम आएगी वो तो 31 मार्च को आएगी, लेकिन गवर्नमेंट जो बजट है वो फरवरी में ही दे रही है। तो जब वो एक महीना पहले आपको बजट बना के दे रही है तो जाहिर सी बात है उसने अपनी इनकम का एस्टिमेशन ही तो लिया होगा, एक अंदाजा ही तो मारा होगा कि हमें 31 मार्च तक इतनी इनकम हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि इनकम भी हमें पता नहीं है, क्योंकि अभी एक महीना बाकी है इनकम आने में, और खर्चे भी नहीं पता है क्योंकि वो तो पूरा साल ही हमारा बाकी है अभी। तो इसी वजह से हमारा जो गवर्नमेंट बजट होता है वो हमेशा हमारा एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस करता है। तो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बजट हमारा एक स्टेटमेंट होता है जो कि हमारे एक्सपेक्टेड रिसीप्ट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस करता है। अब ये जो गवर्नमेंट बजट होता है ये कब के लिए बनाया जाता है, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। अपकमिंग फाइनेंशियल का मतलब जो आने वाला साल है। जैसे अब 2020 चल रहा है, 2020 का बजट कब आया था, फरवरी में आया था। तो जो 2020 फरवरी में बजट आया था वो कब के लिए आया था, 2020 मार्च से लेके 2021 मार्च तक के लिए, यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का ये पूरा बजट हमारा था। तो जो इस साल हमारा बजट आया है वो किसके लिए होगा, जो इस साल बजट आया है वो हमारा होगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। ठीक है ना। अगले साल जो बजट आएगा, जो अगले साल फरवरी में बजट आएगा वो किसके लिए होगा, वो होगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है वो अपने आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए अनाउंस करती है, क्योंकि पिछला वाला तो निकल गया ना। जो 2020 में उसने बजट लॉन्च किया फरवरी में और मार्च में उसको इनकम होगी, वो जो इनकम है वो तो 19-20 सेशन की होगी, 2019 से 2020 के सेशन की होगी, और जो पैसा इस्तेमाल होगा वो 2020-21 सेशन में होगा। तो जो गवर्नमेंट का बजट होता है वो गवर्नमेंट बजट वो अपने आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लान आउट करके रखती है। इसी वजह से, क्योंकि वो आने वाले साल के ऊपर हो रहा है, तो आने वाले साल यानी कि फ्यूचर, और फ्यूचर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता है। इसी वजह से जब फ्यूचर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है तो यहाँ पे हमारी जो इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं वो दोनों के दोनों मेरे क्या हो जाते हैं, एक्सपेक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट, दैट रिवील्स बजटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट या जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो जो भी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है, द गवर्नमेंट बजट इंप्लीमेंटेड whatever the plan and policies for the country is known as budgetary policy और fiscal policy। यानी कि जो मेरी गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्री के अंदर जो भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करती है, जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है, या जो कुछ भी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज हमारी इकोनॉमी में लेके आती है, उस प्रोग्राम एंड पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं बजटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी। बात समझ में आ गई। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक, इट रिवील्स द बजटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट बजट में हमें गवर्नमेंट की आने वाले साल के लिए जो भी प्रोग्राम या पॉलिसीज हैं उनके बारे में भी पता चल जाता है। तो जो भी गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट है वो जो भी प्रोग्राम या पॉलिसीज लेके आ रही हैं, उन प्रोग्राम या पॉलिसीज को हम लोग कहते हैं बजटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी। ठीक, अब आते हैं, द गवर्नमेंट बजट हैज टू एस्पेक्ट्स। टू एस्पेक्ट्स का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट बजट में दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें होती हैं, अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, दो चीजें होती हैं। तो वही यही दो एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे गवर्नमेंट बजट के होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, तो आप क्या बताओगे, इट हैज टू एस्पेक्ट्स। हमारे गवर्नमेंट बजट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पहला बजटरी रेवेन्यू, दूसरा बजटरी एक्सपेंडिचर। दो होते हैं, कौन से होते हैं, बजटरी रेवेन्यू एंड बजटरी एक्सपेंडिचर।
इस रेवेन्यू को हम लोग यहाँ पे रिसिप्ट भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ना, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो यही दो एस्पेक्ट्स या यही दो पार्ट जो होते हैं वो हमारे गवर्नमेंट बजट के एस्पेक्ट्स कहलाते हैं। अब अगर गवर्नमेंट को सारी चीजें बैलेंस रखनी, सब कुछ एकदम बढ़िया रखना है, मेंटेन रखना है, तो क्या करना होगा? बाय मेंटेनिंग दीज टू एस्पेक्ट्स, यानी इन दोनों एस्पेक्ट्स को मेंटेन करके, मेंटेन का मतलब क्या हो गया? अपनी इनकम को, मतलब अपने खर्चों को अपनी इनकम के बराबर रखो, या अपनी इनकम को अपने खर्चों के बराबर रखो। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो जो खर्चा करो वो 100 रुपए में ही करो। जो आपने कमाया है, जितना आपने कमाया, आपने 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए खर्चा कर दो, आपने 500 रुपए कमाए 500 रुपए खर्चा कर दो, आपने 1000 रुपए बचाए तो आप 1000 रुपए खर्चा कर दो। यहाँ पे खर्चा करने का मतलब ये नहीं फिर आपको सर हम तो पूरा खर्चा कर देंगे तो हमारे लिए क्या बचा। खर्चा इन द सेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड आपकी सेविंग, ये तीनों ही कंपोनेंट आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर गवर्नमेंट को अपनी जो इकोनॉमी स्टेज है या जो कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन है उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों एस्पेक्ट्स को हमेशा इक्वल रखना पड़ेगा। यानी बजट रेवेन्यू इज इक्वल टू द बजटरी एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को बजटरी रेवेन्यू और बजटरी एक्सपेंडिचर को हमेशा बैलेंस रखना होगा। इनकम और एक्सपेंडिचर हमेशा बैलेंस चलनी चाहिए। अगर दोनों इक्वल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी एक ज्यादा कम हो गया तो वहां पे आ जाएगा डेफिसिट या सरप्लस। अगर बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है क्योंकि सब कुछ बैलेंस है। इन केस ज्यादा या कम हो जाता है तो वो मेरा कहलाता है डेफिसिट या फिर सरप्लस। इस डेफिसिट एंड सरप्लस को हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको बजट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को इक्वल रखना है। अब इसका भी रीजन समझ लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट क्यों कर रही है ऐसा कि सारी चीजें बैलेंस करनी है, उसको खर्चे इनकम बैलेंस करके चलना। क्यों? अगर गवर्नमेंट खर्चे और इनकम को बैलेंस कर लेती है तो उससे गवर्नमेंट दो ऑब्जेक्टिव अचीव करती है जो उसके मेन ऑब्जेक्टिव है। द ट्विन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। टू मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है और बच्चों को आते हुए गलत कराता है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है गवर्नमेंट के दो मेन ऑब्जेक्टिव बता दो, बस ज्यादा मत बताओ, इतना मत पूछ रहे हैं आपसे, हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं द टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे दो मेन ऑब्जेक्टिव आपके हैं, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। पहला हो गया ग्रोथ, दूसरा हो गया स्टेबिलिटी। तो जो गवर्नमेंट है वो दो मेन ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है, वो चाहती है ये दो अचीव हो जाए बस। और वो क्या है? हमारी कंट्री ग्रो करती रहे और ग्रो करने के साथ साथ वो स्टेबल हो जाए, मतलब जिस जगह ग्रो करके पहुंचे वहां स्टेबल हो जाए, वहां से नीचे मत आए। सिंपल सी बात है। जैसे आप मान लीजिए इस साल कंट्री में जीडीपी ग्रोथ हुई 10%, तो गवर्नमेंट ये चाहेगी कि अगले साल 12% हो, 11% हो, 10.5% हो, बस 9% ना आए या 9.5% ना आ जाए। तो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि हर साल हम ग्रो करते रहे, प्लस हम उस ग्रो वाली सिचुएशन को अटेन करके रखे, रिटेन करके रखे, और मुझसे नीचे ना आ पाए, हम उससे ऊपर ही जाए। तो गवर्नमेंट के दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। बात समझ में आ गई? अब हम लोग बात करते हैं द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट कि इन दो मेन ऑब्जेक्टिव्स के अलावा गवर्नमेंट और क्या चाहती है। ये तो दो मेन हो गए कि भाई ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, बट इनके अलावा भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो गवर्नमेंट फुलफिल करती है। तो अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ हो जाए। जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी? जब आपकी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे या ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो जितना ज्यादा आपकी कंट्री में प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। जितनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी उतना ज्यादा आप अच्छे होते जाओगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होते जाओगे। इसीलिए जैसे इस टाइम रिसेंट टाइम पे जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री है मिस्टर नरेंद्र मोदी, जैसे ही उनकी गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया था, मेक इन इंडिया कैंपेन चलाया था या मेड इन इंडिया कैंपेन चलाया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि सारी चीजें जो है वो इंडिया में बनाई जाए। तो इससे क्या हुआ, जब आपके इंडिया में ही सब कुछ प्रोड्यूस होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा,
प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो कंट्री ग्रो कर जाएगी। तो गवर्नमेंट का बजट बनाने का पहला एम यही होता है जीडीपी ग्रोथ, कि वो बजट बना के उन सेक्टर्स पे खर्चा करती है जो सेक्टर अच्छे ग्रो कर रहे हैं या जो सेक्टर अच्छा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना। गवर्नमेंट जो पैसा, कोई भी इंसान है जो पैसा इंप्लीमेंट करता है कहाँ करता है, या तो जो ग्रो कर रहा है उस पर करता है या जो ग्रो करने वाला है उस पर खर्चा करता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि गवर्नमेंट अपने बजटरी पॉलिसी के थ्रू जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। सेकेंड आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो रिसोर्सेज है, अब गवर्नमेंट के रिसोर्सेज क्या है, उसके रिसोर्सेज मनी है, जो पैसा उसके पास आ रहा है, तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करती है, इस तरीके से एलोकेट करती है, इस तरीके से उसका इस्तेमाल करती है कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। जैसे उन्होंने क्या किया, एक साल जो बजट था उसमें फोकस कर दिया प्राइमरी सेक्टर वालों पे, तो जब एक साल उन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया तो एग्रीकल्चर ग्रो कर जाएगा। अगले साल उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर से थोड़ा सा पैसा निकाल के सेकेंडरी में डाल दिया, अब सेकेंडरी ग्रो करने लग गई। तीसरे साल उन्होंने क्या किया, टेरिशरी पे पैसा डाल दिया, अब टेरिशरी ग्रो करने लग गई। तो उससे क्या हुआ, पहले प्राइमरी पे ध्यान दिया, फिर सेकेंडरी पे ध्यान दिया, फिर टेरिशरी पे ध्यान दिया। जब तक प्राइमरी की नीचे आने की स्टेज होगी तब तक फिर से घूम के प्राइमरी पे आ गए। अब फिर प्राइमरी को ग्रो कराया, फिर सेकेंडरी को ग्रो कराया, फिर टेरिशरी को ग्रो कराया। इन केस उसे लगा कि अब भाई मेरा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो बढ़िया चल रहा है, उसमें पैसा नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा, तो अब वो क्या करेंगी, सेकेंडरी से पैसा निकाल के थोड़ा सा प्राइमरी और टेरिशरी में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सेकेंडरी को तो खास जरूरत है नहीं। तो एक काम करते हैं, सेकेंडरी के लिए जो बजट बनाया था उसको प्राइमरी और टेरिशरी में डिवाइड कर देते हैं। तो मेन यहाँ पे गवर्नमेंट का मकसद क्या होता है कि उसके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो उन रिसोर्सेज को बेटर तरीके से एलोकेट करे और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी करे। थर्ड आता है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स का मतलब यहाँ पे होता है लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस। लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस जो है वो परफेक्ट एग्जांपल है आपके पब्लिक गुड्स के। ठीक है ना, यानी कि ऐसे गुड्स जो पब्लिक की सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए बनाए जाते हैं उन गुड्स को हम लोग बोलते हैं पब्लिक गुड्स। जैसे लॉ एंड ऑर्डर, कानून किसके लिए है, हम ही लोगों के लिए तो है, भले वो बात अलग है, हम लोग उसको गलत इस्तेमाल करते हैं वो एक अलग चीज है, बट गवर्नमेंट ने जो कानून है वो किसके लिए बनाया, हम लोगों के लिए। गवर्नमेंट ने डिफेंस किसके लिए बनाई, हम लोगों के लिए। गवर्नमेंट ने पुलिस किसके लिए बनाई, हम लोगों के लिए। गवर्नमेंट इन सारों पे खर्चा किसके लिए करती है, हमारे लिए, ताकि हम सेफ रहें। अपनी कंट्री के अंदर जो एक नॉर्मल इंसान है वो सेफ फील करे, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक गुड्स बना के रख लेती है। जैसे इस समय आप न्यूज वगैरह में देख भी रहे होंगे कि इंडिया ने राफेल खरीद लिए, इंडिया ने मिसाइल्स खरीद ली, इंडिया ने बॉम्ब खरीद लिए, इंडिया ने आर्मी इंक्रीज कर दी। तो ये क्यों हो रहा है, ताकि जो हम नॉर्मल पर्सन है वो ये फील करे कि हाँ हम अपनी कंट्री में सेफ हैं, हमें कुछ भी नहीं होगा। तो भाई ये सारी चीजें भी तो खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना। तो गवर्नमेंट के पास जो भी इनकम आती है उस इनकम का कुछ हिस्सा जो है वो अपने पब्लिक गुड्स पे यानी कि डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा कर देता है और कुछ बचा के भी चलता है कि इन केस कुछ इमरजेंसी आती है तो वो उस पर खर्चा कर सके। नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में आपको यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ कि पोजीशन आ जाए जिसको हम होल्ड कर लें कि उससे नीचे ना आए। बस हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ अगर 10% हो गई तो अगले साल 11 ही पहुंचे, 9.5 ना आ जाए, सीधी सी बात है ये। तो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी में सेकंड पॉइंट हमारा स्टेबिलिटी। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, हर पर्टिकुलर रीजन को, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टेरिशरी सेक्टर हो। इंडस्ट्रीज की बात करें तो ऑटोमोबाइल हो, मोबाइल हो, टेलीकॉम हो, टेक्सटाइल हो, कॉटन हो, जूट हो, ठीक है, या हमारी कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर हो, सारे ही सेक्टर्स को जो गवर्नमेंट है वो बैलेंस ग्रोथ प्रोवाइड कराती है। मतलब गवर्नमेंट के लिए सारे सेक्टर्स इक्वल हैं, वो हर सेक्टर पे इक्वली ध्यान देती है और वो ये भी चाहती है कि हर सेक्टर जो है वो हमेशा बैलेंस होके ग्रो करे। ऐसा ना हो कि कोई एक सेक्टर भगता ही चला जा रहा है और कोई एक सेक्टर छोटा ही जा रहा है, तो ऐसा ना हो, हर सेक्टर इक्वली ग्रो कर जाए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जाहिर सी बात है जब आपकी कंट्रीज में प्रोडक्शन होगा, आपकी कंट्री में कंपनीज आएंगी, आपकी कंट्री में सब कुछ सेटअप होगा, तो जब कंपनीज आएंगी तो भाई नौकरियां भी आएंगी, नौकरियां आएंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अगर आपकी कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो भाई प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर और वर्कर्स चाहिए तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा वो प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान दे ताकि वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। जितनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी उतना ही ज्यादा हमारी कंट्री को भी फायदा होगा। नेक्स्ट आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जो ये गवर्नमेंट है
उसके पास जो भी पैसा आता है, जो भी इनकम वो जनरेट करती है, जो हमारे टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टैक्सेस और नॉन टैक्सेस होते हैं, ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो गवर्नमेंट के पास जो भी रिसिप्ट वगैरह जाती है, गवर्नमेंट उसको क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। रीडिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हो गया, इनको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ पर कैपिटा, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी पैसा हमने टैक्स के तौर पे उन्हें दिया है, वही पैसा वो इस्तेमाल कर लेती है उन सेक्शंस के ऊपर जो थोड़े से वीक सेक्शन है, या ऐसे सेक्शन है जो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ग्रो करने में प्रॉब्लम हो रही है, उनके पास इतनी फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है कि ग्रो कर पाए। तो गवर्नमेंट हमारे ही पैसे को, जो हमने टैक्स के फॉर्म में उसे दिया है, हमारे ही पैसे को हमारे ऊपर इस्तेमाल करती है ताकि हम ग्रो कर सकें। ठीक, बजट है, उस बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो बेसिकली हमारा जो गवर्नमेंट बजट होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट बजट है उसके बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है यहाँ पे बजटरी रिसिप्ट और दूसरा होता है बजटरी एक्सपेंडिचर। तो देयर आर टू मेन कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। कौन कौन से होते हैं, बजटरी रिसिप्ट एंड बजटरी एक्सपेंडिचर। हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, पहले बजटरी रिसिप्ट समझते हैं, फिर बजटरी एक्सपेंडिचर को समझेंगे। सबसे पहले मेरा आता है बजट रिसिप्ट। अब बजट आप बोलो ना बोलो, बार बार कंफ्यूज हो गए, तो हम लोग यहाँ पे बजट वर्ड को साइड कर देते हैं। मैथ्स होता है ना, कॉमन लेके निकाल लेते हैं बाहर, तो बजट को थोड़ा कॉमन कर देते हैं, यहाँ पे रिसिप्ट की बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स में पहला मेरा आता है रिसिप्ट। अब रिसिप्ट होता क्या है, जैसा मैंने बताया, रिसिप्ट कह सकते हो, रेवेन्यू कह सकते हो, इनकम कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो इट रेफर टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट। जो भी आपको एक अंदाजन पैसा मिलने वाला है, जो आपने एस्टिमेट किया है कि आपको इतना पैसा मिल सकता है ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ड्यूरिंग द ईयर, फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल ईयर को हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट को जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर पे या फिस्कल ईयर पे जो भी एक एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट मिलने वाली है, एक अंदाजन पैसा मिलने वाला है, उस एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट को हम लोग बोलते हैं बजट रिसिप्ट। यानी कि पूरे साल में गवर्नमेंट को किसी भी सोर्स से पैसा आए, चाहे उसको डोनेशन मिल जाए, चाहे उसको किसी की प्रॉपर्टी मिल जाए, चाहे उसको टैक्सेस मिल जाए, उसको कुछ भी मिल जाए, उसको पैसा मिलना चाहिए बस। तो गवर्नमेंट को पूरे साल में किसी भी फॉर्म से जो पैसा मिल रहा है वो उसका कहलाता है एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट। ठीक, अब जो मेरा ये बजट रिसिप्ट होता है, इस बजट रिसिप्ट के दो और कंपोनेंट होते हैं। मतलब पहले तो हमारे जो बजट है, बजट के दो कंपोनेंट है, फिर हमारी बजट रिसिप्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है ना, हमारे बजट रिसिप्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे वो रिसिप्ट है या वो रेवेन्यू है या वो इनकम है जो हमें मिल रही है, का हम कुछ कमा रहे हैं, बट उसमें हम किसी भी तरह का ना तो कोई एसेट जनरेट, मतलब एसेट बेचा है, मतलब जो मेरे पास पैसा आया है उस पैसा आने पे ना तो हमने कोई एसेट बेच के पैसा कमाया, ना तो हमने कोई लायबिलिटी के थ्रू पैसा कमाया। मतलब हमने ना किसी से उधार मांगा है और ना ही हमने अपना कोई एसेट बेचा है। जैसे गवर्नमेंट को पैसा मिला, गवर्नमेंट ने जो पैसा कमाया, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को टैक्स मिला, जो हम लोग इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, जीएसटी, ये सब पे करते हैं ना, ये सारी चीजें क्या है, गवर्नमेंट के लिए एसेट है? नहीं। ये सारी चीजें गवर्नमेंट की लायबिलिटी बना देती है? नहीं। तो यानी कि कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज कर दे और ना ही गवर्नमेंट के एसेट को कम कर दे, मतलब ना तो लायबिलिटी, मतलब उधार लेके पैसा आया हो और ना ही एसेट बेच के कोई पैसा आया हो, ऐसे पैसे को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है ना, मतलब इट डज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी और नॉट रिडक्शन इन एनी एसेट्स, वो मेरे कहलाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। दूसरा आता है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स हमारे वो रिसिप्ट्स होते हैं जिसमें जो हमारे पास पैसा आ रहा है, या तो हमने उधार लिया, जैसे पब्लिक से बोरो कर लिया, आरबीआई से बोरो कर लिया, बाहर की किसी कंट्री से बोरो कर लिया, तो अगर हमने बोरो किया हुआ तो उधार हो गया, और उधार तो मेरी लायबिलिटी होती है। तो कैपिटल रिसिप्ट में जो भी पैसा आ रहा है, या तो हमने उधार लिया हुआ है,
और या तो हमने अपने एसेट बेच दी, जैसे हमने कोई अपनी फर्म बेच दी, कोई इंडस्ट्री बेच दी, कोई सेक्टर दे दिया, कुछ मशीनरी बेच दी, ठीक है, या अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स बेच दिए। तो जब गवर्नमेंट कुछ लायबिलिटी क्रिएट करके या एसेट रिड्यूस करके पैसा लाती है तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। और वहीं जब गवर्नमेंट ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रही है ना तो कोई एसेट रिड्यूस कर रही है तो वो कहलाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में एसेट और एक सिंपल अगर लैंग्वेज में समझे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपकी एसेट्स और लायबिलिटी पे असर पड़ रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट, अगर आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटी पे असर नहीं पड़ रहा है तो रेवेन्यू रिसिप्ट। सिंपल सी बात है, असर पड़ रहा है कैपिटल रिसिप्ट, असर नहीं पड़ रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट। बात समझ में आ गई? तो पहला हमारा क्या था? बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट हमारा एक एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट होता है जो कि गवर्नमेंट अपने फिस्कल ईयर में अर्न करती है। बजट रिसिप्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में जो अगर हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी पे असर नहीं पड़ रहा है तो रेवेन्यू रिसिप्ट, और अगर हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे असर पड़ रहा है तो वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर के ऊपर कि हमारे बजट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो जो बजट एक्सपेंडिचर है वो क्या है? इट रिफर टू द एस्टिमेटेड मनी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अपने फाइनेंशियल ईयर में जो भी एक अंदाजन खर्चा करने वाली है, एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर वो करने वाली है, एक अंदाजा जो वो खर्चा करने वाली अपनी इकोनॉमी में, वो मेरी कहलाती है बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये हमारा एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का। इट इज द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, यानी कि जो फिस्कल ईयर आने वाला है या जो चल रहा है, अपकमिंग वाला है, उसमें जो भी वो खर्चा करने वाली है अंदाजन, उस खर्चे को हम लोग बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर। अब सेम बजट एक्सपेंडिचर के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं कि जो भी हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट ने खर्चा किया होगा, तो जो भी पैसा हम खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे से ना ही हमने कोई एसेट परचेज किया और ना ही हमने अपनी कोई लायबिलिटी सेटल ऑफ करी। मतलब कि जो हमने खर्चा किया, हमने कुछ एक्सपेंसेस किए, बट उस एक्सपेंसेस से ना तो हम कोई एसेट बना के लेके आ पाए, ना हमने कोई लायबिलिटी खर्चा करी। जैसे जो यहाँ पे हमने खर्चा किए हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया, फॉर एग्जांपल वो बम ले आई, ठीक है, गन ले आई, डिफेंस प्रोडक्ट खरीद लिए, ठीक है, लोगों को पैसा बांट दिया, लोन बांट दिए, ठीक है ना। तो मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ चीजें करी है जिससे उसकी एसेट्स या लायबिलिटी पे कोई असर नहीं हो। जैसे हम लोग हैं, हम लोग खर्चा करते हैं, मैकडॉनल्ड में बर्गर खाया है, पिज्जा हट में पिज्जा खाया है, केएफसी में चिकन खाया है, तो ये जो खर्चे हम लोग कर रहे हैं, इन खर्चों से क्या हमारे एसेट्स और लायबिलिटी पे असर पड़ रहा है? कुछ नहीं, वो तो हम जस्ट एक एक्सपेंसेस हमारे हो रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को इजी बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट भी सेम जो एक्सपेंसेस करती है, जैसे उन्होंने अपने डिफेंस पे कर दिया, आर्मी वालों को दे दिया, पुलिस वालों को ड्रेसेस बना के दे दी, नहीं, तो अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्सपेंसेस कर रही है जिससे उसके एसेट्स या उसकी लायबिलिटीज पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसके खर्चों से ना तो कोई एसेट इंक्रीज हो रहे हैं और ना तो कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ऐसे खर्चों को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, दूसरे आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट ने अगर कुछ खर्चा किया है तो या तो उसने अपने एसेट इंक्रीज कर लिए, जैसे उसने खर्चा किया तो किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीद लिए, या उसने कोई मशीनरी खरीद ली, या उसने कुछ भी ऐसे खर्चे किए जिससे उसने एसेट्स बना लिए, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया उससे उसने अपना लोन रीपे कर दिया। मान लो गवर्नमेंट ने अमेरिका से लोन लिया और गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया उसमें लोन अपना रीपे कर दिया। तो अगर गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रही है उस खर्चे में वो या तो कोई एसेट बना दे और या तो कोई लायबिलिटी कम कर दे, तो अगर वो एसेट्स और लायबिलिटी पे फर्क डाल रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर वही वो अपने एसेट्स और लायबिलिटीज पे फर्क नहीं डाल रहा है तो वो हमारा रेवेन्यू। क्या क्या चीजें यहाँ पे? हमारे बजट एक्सपेंडिचर में भी दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे कोई असर नहीं पड़ता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जिसमें हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे फर्क पड़ता है वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक बजटरी रिसिप्ट के बारे में पढ़ना।
अब सबसे पहले ये बजटरी रिसिप्ट होता क्या है? तो बजटरी रिसिप्ट, जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट को एक फाइनेंशियल ईयर में कि जिस भी सोर्सेस है, फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, मतलब जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसको एक फिस्कल ईयर में पूरे हर सोर्सेस से मिला के जितना पैसा वो अर्न करती है, वो अर्निंग उसकी कहलाती है बजटरी रिसिप्ट। यानी इट इज द स्टेटमेंट या इट इज द मनी रिसिप्ट दैट इज अर्न बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। कि एक फिस्कल ईयर या एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी गवर्नमेंट को सारे सोर्सेज से, सारे सोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि कहीं से भी पैसा आ जाए, अगर गवर्नमेंट को कहीं से भी पैसा आ रहा है तो वो सारी चीजें मेरी आती थी बजटरी रिसिप्ट के अंदर में। फिर हमने क्या किया, हमने अपनी बजटरी रिसिप्ट को दो और कंपोनेंट में डिवाइड किया, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। बजटरी रिसिप्ट को हमने दो कंपोनेंट्स का डिवाइड किया, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट इट डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी, यानी कि ये किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती है। यानी कि जो भी पैसा मेरे पास आ रहा है, रिसिप्ट का मतलब पैसा आना, मनी अर्न करना, तो जो भी मेरे पास पैसा आ रहा है वो पैसे से ना हमने कोई लायबिलिटी बनाई है, मतलब हमने उधार नहीं लिया है किसी से, और डू नॉट कॉज एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ना ही हमने कोई एसेट्स में रिडक्शन किया। ठीक है ना, कि जो भी पैसा मेरे पास आ रहा है, जो भी पैसा हम कमा रहे हैं, वो पैसा ना तो हमने किसी से उधार मांगा है और ना ही हमने किसी तरह की कोई एसेट क्रिएट करा है या लेस किए, रिडक्शन किया। तो क्या क्या चीजें होती हैं? तो हमने अपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले हमने गवर्नमेंट बजट को दो पार्ट में डिवाइड किया, बजटरी रिसिप्ट, बजटरी एक्सपेंडिचर। फिर हमने अपने बजटरी रिसिप्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। फिर हमने अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, टैक्स एंड नॉट टैक्स। यानी कि ऐसे इनकम सोर्सेज जहां पे ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही हो, ना ही कोई एसेट्स में रिडक्शन हो रहा हो, बट पैसा मेरे पास आ रहा है, मतलब फ्री का पैसा आ रहा है, इसमें हम कुछ कर नहीं रहे, ना हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं, ना हम कोई गुड्स दे रहे हैं, ना हम कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, बट हमें पैसा मिल रहा है। आपको ये पैसा कौन सा होता है सर जी, कि ना तो गुड्स दे रहे हैं, ना सर्विसेज दे रहे हैं, ना कोई हेल्प कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बट फिर भी पैसा आ रहा है। ऐसे कौन सा पैसा आता है? आता है। तो गवर्नमेंट बजट ने क्या किया, यहाँ पे दो तरह के सोर्सेज बनाए, टैक्स एंड नॉट टैक्स। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स के ऊपर। टैक्स हमारी एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो कि हमें पे करनी पड़ती है जो भी पर्सन के ऊपर वो एप्लीकेबल होती है। तो टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय द एसएससी टू द गवर्नमेंट, यानी जिसके ऊपर भी टैक्स चार्ज हो रहा है उस पर्सन को, गवर्नमेंट को जो रुपया देना पड़ता है वो पैसा मेरा कहलाता है टैक्स। टैक्स को फर्दर हमने यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड किया या 5 पार्ट में क्लासिफाइड किया। वैसे तो हमारे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, बट बेसिकली हम लोग यहाँ पे 5 ही तरह के पढ़ते हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हमारे वो टैक्स होते हैं जिनका बर्डन हम दूसरों पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट टैक्सेस में क्या, अगर मेरे ऊपर चार्ज हो रहा है तो हम ही पे करेंगे। जैसे इनकम टैक्स, अगर मैं पैसा कमा रहा हूं तो टैक्स मैं ही तो पे करूंगा, आप थोड़ी पे कर सकते हो। अगर घर मेरा है तो हाउस टैक्स मैं दूंगा, अगर मेरा घर है तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, ये सारे टैक्सेस तो मुझे ही देने पड़ेंगे ना। तो डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये होता है कि वो टैक्सेस जिसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं उसी को ही पे करना पड़ेगा। वो डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक, नेक्स्ट मेरा यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन हम दूसरों पे शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे ऊपर एप्लीकेबल हुआ बट हम लेते किसी और से, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते हैं जो कि हम चार्ज हमारे ऊपर होते हैं बट हम ले लेते हैं दूसरों से। जैसे अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं तो जीएसटी हमें पे करनी चाहिए, बट हम क्या करते हैं, वो जीएसटी अपने कंज्यूमर से ले लेते हैं। कंज्यूमर से खरीदी, मेरे पास पैसा उसका आ गया, मेरा टैक्स रिकवर हो गया। अब जो उसने हमको टैक्स पे किया जीएसटी के फॉर्म में वो हम सरकार को दे देंगे। तो मेरी जेब से तो कुछ नहीं गया ना, मेरी जेब से तो कुछ नहीं गया। यहाँ पे क्या हुआ, जो टैक्स हमको गवर्नमेंट को देना था वो टैक्सेस हमने आपसे ले लिया और आपसे जो पैसा आया वो हमने गवर्नमेंट को दे दिया। तो बेसिकली हम तो खाली एक मीडिएटर हो गए ना, हमने अपनी जेब से तो कुछ दिया नहीं,
क्यों? क्योंकि जो टैक्स मेरे ऊपर चार्ज हो रहा था वो हमने आपसे ले लिया है। तो ऐसे टैक्सेस जिनका बर्डन हम दूसरों पे शिफ्ट कर सकते हो वो मेरे कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी और हमारा क्या कहते हैं जीएसटी, ये सारे हमारे आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट आता है वैट। वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है जब आपके गुड्स की हर स्टेज पे वैल्यू ऐड होती जाती है ना। जैसे आपने क्या किया, एक फार्मर है, उसने कोई वीट ग्रो करा है 400 रुपए के, वो वीट उसने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचे 500 रुपए में, तो 100 रुपए का वैल्यू एडेड टैक्स हुआ। उस डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, उसको रिटेल शॉप वाले को दिया, उसने 100 रुपए कमा लिए, 600 रुपए हो गई। रिटेल वाले ने कंज्यूमर्स को दिया, 700 रुपए वैल्यू हो गई। तो हर स्टेज में उसका कन्वर्ट करते करते कि वीट था, वीट को साफ किया, फिर उसका आटा बनाया, फिर उसकी पैकिंग करी, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हर स्टेज में हमने जो भी उस पे एक्सपेंसेस किए हैं या हर स्टेज पे हमने जो भी उस पे नए नए चीजें ऐड ऑन करी हैं, हर ऐड ऑन पे जो उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है वो इंक्रीमेंट मेरा कहलाता है वैल्यू एडेड टैक्स। दूसरा आता है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करते हैं। 100 ग्राम पे 1 रुपए टैक्स, 200 ग्राम पे 2 रुपए टैक्स, 500 ग्राम पे 5 रुपए टैक्स, 1 किलो पे 10 रुपए टैक्स, 2 किलो पे 20 रुपए टैक्स, 5 किलो पे 50 रुपए टैक्स। यानी पर्टिकुलर क्वांटिटी पे, पर्टिकुलर साइज पे, पर्टिकुलर शेप पे जो मेरा टैक्स चार्ज होता है वो मेरा कहलाता है स्पेसिफिक टैक्स। रिसेंट, ये तो हमारे पुराने जमाने की बात हो गई। पुराना जमाना मतलब ये भी नहीं कि बहुत टाइम 10-20 साल पहले, मतलब पहले ऐसा होता था। बट आज के टाइम पे क्या है, इन वैल्यू एडेड टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स को रिप्लेस कर दिया है हमारे जीएसटी ने। तो अब आपको सिर्फ यहाँ पे जीएसटी पढ़ने की जरूरत है, वैट और स्पेसिफिक टैक्स पढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जब आपका टैक्स आपकी इनकम के साथ बढ़ता चला जाता है। जैसे 1 लाख कमा रहे हो तो 10% टैक्स दो, 2 लाख कमा रहे हो तो 20% टैक्स दो, 3 लाख कमा रहे हो तो 30% टैक्स दो, 4 लाख कमा रहे हो तो 40% टैक्स दो। यानी कि जब आपकी इनकम के साथ आपका टैक्स रेट बढ़ता चला जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव नाम से समझ में आ रहा हो, प्रोग्रेस बढ़ता जाता है। जैसे हमारा जो करंट इनकम टैक्स का स्लैब है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 5 लाख से 10 लाख 10% टैक्स, 10 लाख से 20 लाख 20% टैक्स, और 20 लाख से ऊपर 30% टैक्स। फिर 20 लाख से ऊपर आपकी जितनी भी इनकम हो आपको 30% टैक्स देना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टैक्स परसेंटेज भी तो बढ़ता जा रहा है ना। तो जब आपका टैक्स परसेंटेज आपकी इनकम के साथ इंक्रीज होता जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट आता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि मेरे टैक्स का जो परसेंटेज है वो सेम होता है। ठीक है ना, मेरे टैक्स का जो परसेंटेज है वो सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स चार्ज होना है 10%। अब आप 1 लाख कमाओ तो भी आपको उसका 10% देना है, आप 1000 रुपए कमाओ तो भी आपको उसका 10% देना है। तो रिग्रेसिव टैक्स में एक फायदा ये होता है कि रिग्रेसिव टैक्स जो है वो रिच सेक्शन पे, जो अमीर है उन पे बर्डन ज्यादा डालता है और जो पुअर सेक्शन है उन पे बर्डन कम डालता है। जैसे एक कोई अमीर पर्सन है, उसने 1 लाख रुपए कमाए, 1 लाख का 10% हो गया 10,000 रुपए, तो उसको टैक्स कितना पे करना पड़ा, 10,000 रुपए का। वही एक गरीब इंसान था, उसने कमाए 10,000 रुपए, तो 10,000 का 10% 1,000 रुपए। तो एक जगह 10,000 रुपए टैक्स है, एक जगह 1,000 रुपए टैक्स है। तो क्या हुआ, अमीर से 10,000 रुपए लिए, गरीब से 1,000 रुपए लिए। तो क्या हो गया कि यहाँ पे जो मेरा रिग्रेसिव टैक्स है वो टैक्स मेरे अमीरों पे बर्डन ज्यादा डालता है और पुअर पे बर्डन कम डालता है। रिग्रेसिव टैक्स में टैक्स परसेंटेज मेरा फिक्स होता है, फिर आपकी इनकम चाहे जो हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये जितने भी मेरे टैक्सेस थे ये तो हम पे करते हैं ना, गवर्नमेंट इसके बदले में हमें कुछ गुड्स देती है, नहीं देती है, कोई सर्विसेज देती है, नहीं देती है, बट फिर भी ये टैक्सेस हम गवर्नमेंट को पे करते हैं क्योंकि ये कंपलसरी पेमेंट होती है। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक फ्री का पैसा ही तो है ना, तो इसमें कोई लायबिलिटी हुई ना इसमें कुछ एसेट्स हुआ, कुछ हुए नहीं, लेकिन पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास। बात समझ आ गई ना। अब आते हैं नॉन टैक्स। नॉन टैक्स मेरे क्या होता है, टैक्स तो जो मेरी कंपलसरी होता है, जो हमें पे करना ही करना है वो टैक्स कहलाता है।
नॉन टैक्स जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता है, वो जब अगर सिचुएशन अराइज हुई तो आपको पे करना है, अगर सिचुएशन अराइज नहीं होती है तो आपको पे नहीं करना है। जैसे सबसे पहले आता है फीस। फीस हम तब पे करते हैं जब हम गवर्नमेंट की कोई सर्विसेज एक्वायर करते हैं। जैसे हम लोग डीएल बनवाने जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस जब बनवाने जाते हैं तो उसको बनवाने के लिए टैक्स वो पे करते हैं, फीस 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। हमें पासपोर्ट बनवाना होता है, उसके लिए पैसा पे करते हैं। आधार कार्ड बनवाया, उसके लिए पैसा पे किया। वोटर कार्ड बनवाया, उसके लिए पैसा पे किया। तो जब हम गवर्नमेंट सर्विसेज या गवर्नमेंट ऑथेंटिकेशन के लिए कोई काम करते हैं, उसमें जो हम उनको पैसा देते हैं वो मेरा कहलाता है फीस। जैसे जैसे आप लोग ट्यूशंस पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं तो उन सर्विसेज के लिए पैसा देते हैं ना, फीस ही तो बोलते हैं उसको, स्कूल की फीस, ट्यूशन टीचर की फीस। तो जब आप कोई सर्विसेज एक्वायर करते हैं, उन सर्विसेज के बदले में जब आप पैसा देते हैं तो वो फीस कहलाती है। उसी तरह जब आप गवर्नमेंट की कोई सर्विसेज यूज करते हैं, उसके ऊपर जो पैसा देते हैं वो भी हमारा फीस कहलाता है। ठीक है, फिर आता है फाइन। फाइन्स का मतलब हो गया अगर आपने कोई रूल ब्रेक किया, कोई गलती करी, कोई आपने नुकसान किया, तब आपको जो पैसा देना पड़ता है वो कहलाता है फाइन। जैसे बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे थे, पुलिस वाले ने पकड़, रोको भैया हेलमेट कहाँ है? सर जी हेलमेट तो नहीं है। अच्छा आओ साइड आओ, ले भैया 1000 रुपए चलान करो इनका, लो 1000 रुपए चलान हो गया। तो आपने गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलानी है, आपने नहीं चलाई, आपने रूल ब्रेक किया। तो उस रूल को ब्रेक करने के ऊपर आपके ऊपर जो चार्जेस लग रहे हैं वो चार्जेस आपके कहलाते हैं फाइन। तो ये फाइन भी जाता है हमारी गवर्नमेंट के पास। तो इसमें गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया ना, आपने गलती करी, आपने उसकी सजा भुगती, पैसा दिया, सरकार को फायदा हो गया, हुआ। तो फाइन मेरा सेकंड हो गया। थर्ड आता है इस चीट। इस चीट का मतलब होता है, इस चीट है ESCHEAT, इस चीट। इस चीट का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी, बहुत पैसा है भैया, आप गिन नहीं पाओ मेरे पास इतना पैसा है। ठीक है, मतलब 1000 गज के प्लॉट पड़े हुए हैं, मेरे 5-5 हजार गज के प्लॉट पड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, और महीने के करोड़ों 2 करोड़ कमा रहे हैं, बहुत पैसा है मेरे पास। ठीक है ना, इतना पैसा है कि मैं गिन नहीं पाता हूं। लेकिन मेरे बाद इस पूरी प्रॉपर्टी का या इस पूरे पैसे का कोई लीगल हायर ही नहीं है। मतलब ना मेरे कोई पेरेंट्स है, मतलब क्या कहते हैं, मैं अकेला हूँ, ना पेरेंट्स है, ना वाइफ है, ना बच्चे हैं, ठीक है, ना कोई रिलेटिव है, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरा यहाँ पे। तो जब मेरा कोई नहीं है, सिर्फ वो पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, तो मेरे एक्सपायर होने के बाद उस प्रॉपर्टी का क्या होगा? जब मेरा कोई लीगल हायर ही नहीं है, मेरा बेटा बेटी वाइफ कोई है ही नहीं, तो क्या होगा? वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा चला जाएगा गवर्नमेंट के पास। तो जब किसी प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर नहीं होता है और उस पर्सन की डेथ के बाद जो उसकी पूरी प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, तो उस प्रॉपर्टी से जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है वो कहलाता है इस चीट। तो ये फ्री की प्रॉपर्टी तो है, ये किसी की थी क्या? मेरी थी, अब तो हम रही नहीं, तो पूरी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली। डोनेशन, ग्रांट्स, ये आप लोग को पता ही होगा, जो चैरिटी वगैरह कर देते हैं, ऐसे दान दे दिया, कहीं फ्लड आया तो पैसा दे दिया, जैसे अभी कोविड-19 वाले केस में, ठीक है, सबने अपने अपने हिसाब से गवर्नमेंट को पैसा डोनेट किया। तो डोनेशन, चैरिटी, ये सारी चीजें नॉर्मल है, जो गवर्नमेंट का पैसा आता रहता है। फिर आते हैं स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब हो गया है कि गवर्नमेंट के, मतलब आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी, कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुआ जिससे आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। जैसे क्या हुआ, आपका जहां घर है, आपके घर के जस्ट सामने रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, बस स्टेशन है, एयरपोर्ट है। तो ये क्या हुआ, ये चारों चीजें तो ये गवर्नमेंट ने एक बार ही तो बनवा दी होगी, बट आपके जो प्रॉपर्टी की वैल्यू वो क्या हुआ, बहुत बढ़ गई। या गवर्नमेंट ने एक पार्क बनवा दिया बड़ा सा, अब पार्क तो एक ही बना है, लेकिन उसके आसपास जितने भी प्लॉट होंगे या मकान होंगे उन सबकी वैल्यू बढ़ गई, तो उससे भी तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा ना, क्योंकि जब भाई आपके वैल्यू बढ़ी है, घर की कीमत बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है आपको टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो जब किसी स्पेशल एक्ट की वजह से, किसी स्पेशल एक्टिविटी की वजह से गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा मिल जाता है, वो मेरा आता है स्पेशल असिस्टेंट। तो इसमें भी गवर्नमेंट ने आपको कुछ प्रोवाइड नहीं किया, गवर्नमेंट ने आपको कुछ नहीं दिया है। उसने रेलवे स्टेशन बनाया पब्लिक सुविधा के लिए, उसने एयरपोर्ट बनवाया पब्लिक के लिए, उसने मेट्रो स्टेशन बनवाया पब्लिक के लिए, पर्टिकुलर आपके लिए तो नहीं था, बट फायदा तो आपको हुआ ना। तो वो चीजें हो गई। लास्ट आता है इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस।
इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस का मतलब हो गया कि जब गवर्नमेंट की जो इंटरप्राइजेस है, जैसे ऑयल इंडस्ट्री हो गई, भेल हो गई, भारत हिंदुस्तान भेल हो गई, गेल हो गई, सेल हो गई, एयरलाइंस हो गई, मतलब गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज है, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें ओनरशिप गवर्नमेंट की है, ऐसी इंडस्ट्रीज से गवर्नमेंट जो पैसा कमा रही है वो भी कहलाता है इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक, तो ये बात मेरी पूरी हो गई मेरे रेवेन्यू रिसिप्ट्स के ऊपर। अब बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स हमारी वो रिसिप्ट्स होती हैं जिसमें इट क्रिएट्स लायबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन एसेट्स, यानी इसमें जो पैसा मेरे पास आ रहा है, या तो हमने उधार मांगा किसी से, हम कहीं से उधार पैसा लेके आए, और या तो हमने कोई अपना एसेट बेच दिया। तो जो मेरे पास पैसा आ रहा है, या तो हमने लायबिलिटी क्रिएट कर ली उधार मांग के, और या तो हमने अपना कोई एसेट बेच दिया। तो इन दो में से कोई हमने चीज करी है तो वो मेरा कहलाता है कैपिटल रिसिप्ट। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? पहला, रिकवरी ऑफ लोन। अगर हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी को लोन दिया था, हमने क्या किया, हमने किसी को लोन दिया था, हमने उससे कहा भैया एक काम करो, टाइम ज्यादा हो गया, हमको मेरा पैसा वापस करो पूरा। उसने कहा ठीक है, ये लो पकड़ो अपना पूरा 5 लाख रुपए। तो जब उसने मेरे पूरे लोन के 5 लाख रुपए दे दिए, तो अब क्या वो मेरे लिए एसेट रह गया? नहीं। ऐसे उसके पास लोन रहता तो उससे हमको इंटरेस्ट मिलता रहता तो मेरे लिए एसेट होता। बट जब पूरा लोन मेरा रिकवर हो गया है, पूरा लोन मेरे पास आ गया है, तो क्या हुआ, अब वो मेरे एसेट्स खत्म हो गए, तो रिडक्शन इन एसेट्स हो गया। तो जब आप लोन की रिकवरी कर लेते हो, जो आपने लोन किसी को दिया था वो पूरा पैसा ले लेते हो, तो वहीं से आपके एसेट्स खत्म हो जाते हैं, और जब एसेट्स खत्म हो जाते हैं तो वो कहलाता है रिडक्शन इन एसेट्स। ठीक बात। दूसरा आता है अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स का मतलब हो गया जैसे आपने बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, बोरोइंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक, ठीक है, बोरोइंग फ्रॉम द मनी लेंडर्स, बोरोइंग फ्रॉम द जमींदार्स, बोरोइंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बोरोइंग फ्रॉम द रिच पर्संस, ठीक है, या फिर आपने अपने कोई एसेट्स बेच दिए हैं, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ एंटरप्राइजेस, सेल ऑफ बिजनेस, इस टाइप की अगर कोई चीजें कर रहे हैं जिसमें आप जानबूझ के कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो या अपने एसेट्स बेच रहे हो, वो मेरा आता है अदर रिसिप्ट्स में। और लास्ट में आता है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग करी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, या लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो वो मेरा इसमें आ जाता है। इन शॉर्ट, अगर आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज में फर्क पड़ रहा है तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो गई। अगर आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गई। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स हमारी कंपलसरी पेमेंट है जो हमें सरकार को देनी, चाहे हम दें या फिर किसी से लेके दे दें। नॉन टैक्स हमारी एक तरह की कंपलसरी, मतलब ये ऑप्शनल पेमेंट होती है कि जब हम कोई काम करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तब वो पे करना है, अदरवाइज उसकी पेमेंट नहीं करनी है। आई होप के ऊपर जो कि है हमारा बजट एक्सपेंडिचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है हमारा बजट एक्सपेंडिचर। बजटरी एक्सपेंडिचर हमारा वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल ईयर में स्पेंड करने के लिए प्लान करती है। मतलब बजट एक्सपेंडिचर इज अ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर व्हिच गवर्नमेंट हैज प्लान टू स्पेंड ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, यानी एक फिस्कल ईयर में या एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट पूरा जितना भी खर्चा प्लान आउट करती है कि उसे कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा करना है, वो पूरा एक एस्टिमेशन मेरा कहलाता है बजटरी एक्सपेंडिचर। इस बजटरी एक्सपेंडिचर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा होता है it does not create any assets or not cause any reduction in the liabilities of the government। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से, यानी आप ऐसे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिनमें ना ही किसी तरह के एसेट क्रिएट हो रहे हैं, मतलब जो हम खर्चा कर रहे हैं उसमें कोई एसेट खरीद के नहीं ला रहे हैं, और ना ही अपनी कोई लायबिलिटी सेट ऑफ कर रहे हैं, यानी हम जो भी पैसा खर्चा कर रहे हैं वो बस ऐसे ही खर्चा कर रहे हैं, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ना उससे कोई एसेट्स क्रिएट कर पा रहे हैं, ना उससे लायबिलिटी कुछ कम कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, बस पेमेंट किए चले जा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे खर्चे जिससे हमारी एसेट्स या हमारी लायबिलिटीज पे किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है, उन खर्चों को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे होते कौन कौन से हैं?
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेरा आता है वेजेस, जो कि हम लेबर्स को देते हैं, सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज ये क्या होता है? किसी ने हमारे लिए काम किया, हमने उसको पैसा दे दिया, तो उसको जो हमने पैसा दिया है, जो वेजेस दी है, जो सैलरी दी है, क्या हमने कोई एसेट बनाया? नहीं। क्या हमने कोई लायबिलिटी कम कर दी? नहीं भैया, उसने काम किया था तो हमने पैसा दिया, कोई ना कोई एसेट हुआ ना ये मेरी कोई लायबिलिटी कम हुई, क्योंकि हमने उधार तो कोई लिया नहीं था, तो कर्जा तो है नहीं मेरे ऊपर कोई। तो वेजेस पे करना, लायबिलिटी पे करना, ठीक है, किसी तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद लेना, जैसे बम खरीद लिया, मिसाइल्स खरीद ली, हेलीकॉप्टर्स खरीद लिए, जेट प्लेन्स खरीद लिए, शिप खरीद ली, सबमरीन खरीद ली, ये सब क्या है? नॉर्मल हम डिफेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं, अब इनका कोई फायदा तो है नहीं, इनसे हमें कोई इनकम तो होने नहीं वाली है। तो जब इनसे हमें कोई इनकम ही नहीं होने वाली, तो ना ही मेरे ये एसेट का काम करेंगे और ना ही मेरी किसी तरह की लायबिलिटीज कम करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, हमने लोगों को कंसेशनल रेट पे चीजें ऑफर करा दी, हमने कम रेट पे उनको मशीनरी दिलवा दी, हमने कम रेट पे उनको फूड ग्रेन्स दिलवा दिए, हमने कम रेट पे उनको ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करा दिया, हमने कम रेट पे उनको गैस सिलेंडर या CNG LPG किट अवेलेबल करा दी। तो अगर हम जो गवर्नमेंट है वो अगर कंसेशनल रेट पे लोगों को चीजें ऑफर कर रही है, तो भी तो उस पर खर्चा हो रहा है, बट उस खर्चे से ना ही मेरे कोई एसेट्स कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ना ही मेरी कोई लायबिलिटी कम हो रही है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के ना ही कोई एसेट्स क्रिएट होते हैं और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है, जैसे वेजेस पे करना, सैलरी पे करना, सब्सिडीज देना, कंसेशनल रेट पे चीजें अवेलेबल करा देना, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस आइटम्स पे कुछ खर्चा करना, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट करना। यहाँ पे जो ये इंटरेस्ट पेमेंट है, ये किसी लोन की इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है। यहाँ पे जो ये इंटरेस्ट पेमेंट है वो जनरली एज, जैसे हम लोग सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, इस टाइप की जो इंटरेस्ट पेमेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे कोई इंटरेस्ट दे दिया, इस टाइप की जो चीजें हैं वो हमारी आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गई? तो अगर आप कोई ऐसे खर्चे कर रहे हैं जिससे आपकी एसेट्स या लायबिलिटीज पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो वो मेरी कहलाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकेंड कंपोनेंट मेरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड कंपोनेंट मेरा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो खर्चे होते हैं जिसमें इट क्रिएट एसेट्स और कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी, यानी वो खर्चे हैं जिनमें अगर हम कुछ खर्चा कर रहे हैं तो उस खर्चे पे या तो हमने कोई एसेट बना लिया, मतलब हमने कोई एसेट परचेज कर लिया, और या तो हमने अपनी कोई लायबिलिटी रीपे कर दी, जैसे लोन चुका दिया हमने कोई। तो ऐसे खर्चे जिससे हमारे या तो एसेट्स क्रिएट हो रहे हों और या तो कोई लायबिलिटी सेट ऑफ हो रही हो, ऐसे खर्चों को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनके आइटम्स क्या होंगे? एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, बिल्डिंग, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, यानी अगर आपने कोई ऐसी चीजें खरीद ली है जिससे आप फर्दर इनकम जनरेट कर सकते हो, तो वो आपके लिए एसेट हो गया। और अगर आप किसी भी तरह से एक्सपेंडिचर अपने एसेट्स पे कर रहे हो, तो वो मेरा कहलाता है एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स। तो क्या हुआ? एसेट्स क्रिएट हो गए, और जब एसेट्स क्रिएट हो गए तो वो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लायबिलिटी सेट ऑफ कैसे होंगी? आपने कोई लोन लिया हुआ था, उस लोन की रीपेमेंट कर दी, आपने पूरा लोन ही चुका दिया। आपने किसी से लोन लिया था, किसी बैंक से, गवर्नमेंट से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मनी लेंडर से, ट्रेडर से, इनसे लोन लिया और आपने इनका लोन रीपे कर दिया। तो जैसे ही आपने इनका लोन रीपे किया तो आपने खर्चा किया, बट उस खर्चे से क्या हुआ, जो आपकी लायबिलिटीज थी वो सेटल डाउन हो गई, लायबिलिटी सारी खत्म हो गई। और जैसे ही आपकी लायबिलिटीज खत्म हो गई तो क्या हुआ? लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। जब लायबिलिटी रिड्यूस हो गई तो वो एक्सपेंडिचर मेरे क्या कहलाए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या क्या चीजें थी मेरी? कैपिटल एक्सपेंडिचर के आइटम्स मेरे कौन कौन से हैं? एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग्स, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, एक्सपेंडिचर ऑन टूल्स, पेमेंट ऑफ लोन्स, एंड लास्ट मेरा परचेज ऑफ शेयर्स। अगर हम कोई शेयर्स भी परचेज करते हैं किसी भी कंपनी के, अगर हम शेयर्स ले लेते हैं, तो वो जो शेयर्स होंगे, उन शेयर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। इसीलिए हमने शेयर्स लिए थे। हमने किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट किया है तो यही सोच के किया था कि उसमें हमको फायदा होगा। जब हमें फायदा होगा, वो हमें इनकम जनरेट करके देगा, तो क्या हुआ? मेरे लिए एसेट हो गया। और जब वो मेरे लिए एसेट हो गए तो वो मेरा क्या कहलाएगा? क्रिएट एसेट्स। और जब एसेट्स क्रिएट होंगे तो वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमारे गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स में बजट एक्सपेंडिचर एक कंपोनेंट था। उस बजट एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपके एसेट्स या लायबिलिटीज पे असर पड़ रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, अगर आपके एसेट्स या लायबिलिटीज पे असर नहीं पड़ रहा है तो वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनमें हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर असर नहीं पड़ रहा है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट करना, वेजेस पे करना, बिल पे करना, सैलरी पे करना, कंसेशनल रेट पे चीजें ऑफर कराना, सब्सिडीज देना, डिफेंस प्रोडक्ट खरीद लेना, इस टाइप की जो चीजें हैं वो आती है हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड परचेज करना, बिल्डिंग परचेज करना, शेयर्स परचेज करना, मशीनरी परचेज करना, ठीक है, या फिर अपना कोई लोन सेटल करना। ये कंपोनेंट्स थे हमारे बजट एक्सपेंडिचर के, जो कि हमारे पार्ट है एक गवर्नमेंट बजट। अब ये जो हमारा पूरा एक्सपेंडिचर होता है, इस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने पूरे खर्चों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जो कि थी मेरी प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कौन कौन सी कैटेगरी है? प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर हमारे वो खर्चे होते हैं जो कि हम प्लान आउट करके करते हैं, यानी कि हमने सोच समझ के पूरा एकदम सोच के खर्चा किया है कि हमें इस जगह पे ब्रिज बनाना है, हमें इस जगह मेट्रो स्टेशन बनाना है, हमें यहाँ पे स्कूल खुलवाना है, हमें यहाँ पे कॉलेज बनवाना है, हमें लोगों को ये सर्विसेज देनी है, हमें लोगों को कंपनसेशन देना है। तो जो खर्चे गवर्नमेंट सोच समझ के प्लान आउट करके परफॉर्म करती है वो मेरे कहलाते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे आप सोच के खर्चा कर रहे हो कि हाँ मेरा ये इस साल का ये खर्चा, इस साल हम प्राइमरी सेक्टर पे खर्चा करेंगे, इस साल हम लोगों को ट्रैक्टर के लिए लोन दे देंगे, इस साल हम लोगों को इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कंसेशनल रेट पे अवेलेबल करा देंगे, ठीक है, या हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे या सोसाइटी डेवलप करेंगे। तो अगर आप कोई भी खर्चे जो है जिनके लिए आप पहले से ही कुछ ना कुछ प्लानिंग करके चल रहे हो और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आप अपने एक्सपेंसेस को प्लान आउट करते हो तो वो मेरा कहलाता है प्लान एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है मेरा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऐसे खर्चे जो हमने प्लान आउट नहीं किए थे बट सडनली वो अराइज हो गए। अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ड्रॉट्स आ गए, तो इस टाइप के कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई या इमरजेंसी की कोई सिचुएशन आ गई, उस टाइम पे अगर आप किसी तरह के कोई एक्सपेंसेस कर रहे हो तो वो क्या रैंडमली एक्सपेंसिव है, उसके लिए तो कोई प्लानिंग थी नहीं, वो तो अचानक से वो सिचुएशन अराइज हुई तो हमने वो खर्चा कर दिया, तो वो मेरे कहलाएंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे इस टाइम पे गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करा रही है, कंसेशनल रेट पे चीजें अवेलेबल करा रही है, तो ये सारी क्या है, एक तरह की फैसिलिटीज तो अवेलेबल हो रही है। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी खर्चे सोच समझ के प्लान करके करती है तो वो मेरे प्लान एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। वहीं अगर गवर्नमेंट कोई एक्सपेंसेस ऐसे कर रही है जिसके लिए उसने कुछ प्लानिंग नहीं करी थी और रेंडमली वो एक्सपेंसेस हो गए हैं, अनसर्टेन वो एक्सपेंसेस अराइज हो गए हैं, तो वो मेरे कहलाते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें मैंने बात करे था कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, बजटरी एक्सपेंडिचर के बारे में और हमारे टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि थे हमारे प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। टॉपिक जो कि है मेरा बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होगा? सबसे पहले तो बजट क्या होता है? बजट पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। बजट हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि हम प्रिपेयर करते हैं अपने अपकमिंग इवेंट्स के लिए या अपकमिंग सिचुएशंस के लिए, आने वाली सिचुएशंस के लिए, आने वाले टाइम के लिए हम जो अपने एक एक्सपेंडिचर प्लान आउट करते हैं अपनी इनकम से, वो मेरा कहलाता है बजट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी। जब किसी भी चीज में कमी आ जाती है, जब कोई चीज कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट का मतलब क्या है? मेरे पास जो बजट था, जो मैंने बजट बनाया वो कम पड़ गया। क्या हुआ कि जो भी मैंने बजट बनाया, जो मैंने एक एस्टिमेटेड बनाया अपने एक्सपेंडिचर को, मैंने प्लान आउट किया कि मैं इतना खर्चा करूंगा, वो कम पड़ गया, पैसा ही कम पड़ गया मेरे पास, है ना। हुआ क्या मेरे पास, मैंने प्लान आउट किया कि भाई मेरी इनकम है 100 रुपए की और खर्चे हम लोग करेंगे 90 रुपए के, तो 10 रुपए बचने की बात हो रही थी। बट क्या हुआ, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई कि वहां पे जो मेरा खर्चा था वो हो गया 130 रुपए का। इनकम थी 100 रुपए की, खर्चा हो गया 130 रुपए का। तो व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द टोटल रेवेन्यू, दैट सिचुएशन इज नोन एज द बजट डेफिसिट। यानी जब हमारे इकोनॉमी में हमारे जो खर्चे हैं वो हमारी इनकम से ज्यादा हो जाते हैं तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बजट डेफिसिट। ठीक, अब ये जो बजट था इसको हमने कैटेगरी 3 की, मतलब जो मेरा ये बजट था, इस बजट को ही हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट। कितने टाइप के बजट है मेरे 3 टाइप के बजट होते हैं, बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट। बैलेंस बजट का मतलब होता है कि जब मेरा टोटल एक्सपेंडिचर या बजट एक्सपेंडिचर हमारे बजट रेवेन्यू के इक्वल है, यानी हम जितना कमा रहे हैं
हम उतना ही खर्चा कर रहे हैं, यानी हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस बजट। तो when total expenditure is equal to the total receipt in the economy, that situation is known as the balance budget। कि जब हमारी इकोनॉमी में हमारे एक्सपेंडिचर और हमारी इनकम दोनों इक्वल हो जाती है तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस बजट। जब हमारी इकोनॉमी में हमारे जो खर्चे हैं वो ज्यादा हो जाए, इनकम कम रह गई और खर्चे मेरे ज्यादा हो जाएंगे, तो इनकम कम और खर्चे ज्यादा वाली सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट बजट। क्या बोलते हैं, जब मेरी इनकम ज्यादा हो जाती है या मेरे खर्चे जो है वो ज्यादा हो जाते हैं और इनकम मेरी कम पड़ जाती है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट बजट। और वहीं पे जब मेरी जो इनकम है वो ज्यादा हो जाती है और खर्चे कम पड़ जाते हैं, यानी इनकम मेरी 100 रुपए, खर्चा मैंने सिर्फ 70 रुपए किया, तो जब मेरी इनकम 100 रुपए थी, एक्सपेंडिचर मेरा 70 रुपीज था, तो 30 रुपीज मेरे सेव हो गए। तो जब मेरे पास पैसा बच जाता है उस सिचुएशन को बोलते हैं सरप्लस बजट। जब मेरे पास पैसा कम पड़ जाता है उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। और जब मेरे खर्चे और मेरी कमाई दोनों इक्वल स्टेज पे होती हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस बजट। तो इन तीनों में बैलेंस बजट तो हमारी इकोनॉमी में जनरली आता ही नहीं है, तो आज हम लोग यहाँ पे डेफिसिट बजट ही डिस्कस कर रहे हैं। तो डेफिसिट बजट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसिप्ट। जब हमारी इकोनॉमी में हमारे जो बजट एक्सपेंडिचर है वो बजट रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बजट डेफिसिट। इस बजट डेफिसिट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। मतलब अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट के। अभी तक क्या था, टाइप्स ऑफ बजट, सिर्फ बजट के टाइप्स की हम बात कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट कि जो ये मेरी कमी होती है, जो मेरे बजट में डेफिसिट आ जाता है या बजट में कमी आ जाती है, वो कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने अपने टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट को 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया। सबसे पहले मेरा आता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिर आता है फिस्कल डेफिसिट और फिर आता है प्राइमरी डेफिसिट। तो हमारे जो डेफिसिट थे वो 3 तरह से हमने डिवाइड किए, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। बात समझ में आ गई। तो टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट मेरे कितने हो गए, 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, फिस्कल और ठीक। अब सबसे पहले मेरा आता है रेवेन्यू डेफिसिट। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। तो रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, व्हेन इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे RE का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और RR का मतलब है रेवेन्यू रिसिप्ट। शॉर्ट फॉर्म में मैंने थोड़ा लिखा है टाइम सेव करने के लिए। RE का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, RR का मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, अपने जो मेरे कंपोनेंट्स थे उसमें जो कंपोनेंट्स थे उसमें 2 तरह के कंपोनेंट थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, 2 तरह के थे ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे। एक्सपेंडिचर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का यहाँ कोई भी रिलेशन नहीं। तो जब हमारी इकोनॉमी में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो जाता है, मतलब इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू रिसिप्ट, that situation is known as the revenue deficit। उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। बात समझ? इट पॉइंट आउट ओवरऑल पॉवर्टी इन द कंट्री। रेवेन्यू डेफिसिट हमें यह शो करता है कि हमारी कंट्री में कितने ज्यादा लोग गरीब हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे डिफाइन करता है, तो याद करिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैंने बताया था कि ये वो खर्चे होते हैं जो एसेट्स और लायबिलिटीज पे असर नहीं डालते हैं। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे वो खर्चे हैं जो कि हमारे एसेट्स या हमारी लायबिलिटीज पे असर नहीं डालते हैं। तो यानी कि ये खर्चे हम ऐसे ही कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, बिल पेमेंट कर रहे हैं, है ना, इन सब की चीजें कर रहे हैं। तो जब हम लोग इस टाइप के खर्चे कर रहे हैं, तो जब आप ये खर्चे कर ही नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा खर्चे हैं आपके, तो क्या है, आपके पास गरीबी है इकोनॉमी में, क्योंकि आप अपने खर्चों को फुलफिल कर ही नहीं पा रहे हो। आपके खर्चे इतने ज्यादा है कि आपकी इनकम उसको मैच कर ही नहीं पा रही, तो यानी कि आप गरीब हो, क्योंकि आप अपने खर्चे नहीं उठा पा रहे, तो गरीब ही तो हुए। और जब आप गरीब है तो क्या हो गया, पॉवर्टी शो हो जाएगी।
तो जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है उसका मतलब है कि जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। और ये जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है ये हमें कंट्री की पॉवर्टी लाइन को शो करता है, यानी गरीबी रेखा को बताता है। समझ आ गई? अब बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो कि है मेरा फिस्कल डेफिसिट। सेकंड टॉपिक मेरा क्या है? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द टोटल रिसिप्ट। यानी कि यहाँ पर सारे खर्चों की बात हो रही है, फिर वो चाहे मेरे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हो, प्लान एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कोई भी एक्सपेंडिचर हो। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चा किया, बात खत्म हो गई। तो जब मेरे टोटल एक्सपेंडिचर मेरे टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाता है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। लेकिन ये जो खर्चे कर रहे हैं, इस खर्चे में हमारी बोरोइंग्स इन्वॉल्व नहीं होती है। मतलब जो लोन वगैरह अगर हमने लिया हुआ है या लोन वगैरह हम कोई सेटल डाउन कर रहे हैं, हम किसी लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, तो फिर ये कंसीडर नहीं होगा। मतलब लोन रीपेमेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट में कंसीडर नहीं होता है। उसके अलावा आप जितने भी खर्चे करेंगे वो सारे के सारे खर्चे आपके फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड होंगे। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रेवेन्यू। कि जब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर हमारे टोटल रेवेन्यू या रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और जब हमारे ओवरऑल खर्चे ज्यादा हैं और हमारी इनकम कम है, तो क्या होगा? ग्रोथ हो पाएगी? अगर आप एक मतलब आपका घर है, आपके घर में खर्चे ज्यादा है और कमाई कम है, तो क्या घर कभी ग्रो करेगा? कभी नहीं करेगा। तो सेम एज इट इज, अगर आपकी कंट्री में लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और उस हिसाब से उनकी इनकम नहीं है, तो क्या होगा? मेरी जीडीपी नहीं ग्रो कर पाएगी। तो इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या पड़ता है? इट इज अ हडल। हडल का मतलब होता है रुकावट। हडल्स का मतलब क्या होता है? रुकावटें। तो इट इज अ हडल इन द प्रोसेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो मेरी जीडीपी ग्रो करने में रुकावट बन जाता है। क्यों? क्योंकि लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और उस खर्चे के अकॉर्डिंग उनकी इनकम नहीं है, तो फिर वो अपने आप को कभी भी ग्रो या स्टेबल नहीं करता। बात समझ आ गई? चलो, थर्ड टॉपिक मेरा आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होगा? जो सबसे पहले दिक्कत आती है। तो प्राइमरी डेफिसिट सिंपल सा क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। यानी फिस्कल डेफिसिट में से, ये जो मेरा ये वाला फिस्कल डेफिसिट था ना, इस फिस्कल डेफिसिट में से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हो, जो लोन पे कर रहे थे, मैंने यहाँ क्या बोला था? अदर देन बोरोइंग नहीं आएगी ना, तो वो जो अदर देन बोरोइंग हमने नहीं ली थी, जब उसको हम लोग कंसीडर करेंगे तो वो बन जाएगा प्राइमरी। अगर हम लोग बोरोइंग कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो वो फिस्कल डेफिसिट है। अगर हम लोग बोरोइंग का इंटरेस्ट कंसीडर कर ले रहे हैं तो वो प्राइमरी डेफिसिट है। तो प्राइमरी डेफिसिट की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? इट रेफर टू द कंडीशन इन विच फिजिकल डेफिसिट, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक, ये जो प्राइमरी डेफिसिट है, इट रिफ्लेक्ट द कंटिन्यूअस लैक ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन इन द कंट्री। ये जो मेरा डेफिसिट है, ये हमें ये बताता है कि हमारी कंट्री में कंटिन्यूअसली फिजिकल डेफिसिट का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है, यानी फिजिकल इनडिसिप्लिन है। लोग अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं और अपने इनकम को प्लान आउट नहीं कर रहे हैं, और ना ही अपने इनकम के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंडिचर को प्लान आउट कर रहे हैं। लोग सारे के सारे इनडिसिप्लिन है, तो इनडिसिप्लिन पर्सन कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तीन तरह के मेरे बजट डेफिसिट थे, रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी। रेवेन्यू हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू रिसीव्ड। फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द टोटल रिसीव्ड। एंड मेरे प्राइमरी डेफिसिट में फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज नोन एज द प्राइमरी डेफिसिट। इन तीनों टाइप्स के इम्प्लीकेशंस के बारे में। इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या हो गया कि जो ये मेरे डेफिसिट्स वगैरह है, इन डेफिसिट से हमारी इकोनॉमी पे असर क्या पड़ता है, या फिर इन पे क्या रिजल्ट आएगा जो हमारे इन डेफिसिट्स की वजह से हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। तो इम्प्लीकेशंस में सबसे पहले जो हमारा था, जो बजट था, हमारे टाइप्स ऑफ बजट में हमने डिवाइड किया था, उसमें सबसे पहले मेरा आता था रेवेन्यू बजट। सबसे पहला मेरा कौन सा था? रेवेन्यू बजट। उस रेवेन्यू बजट में क्या था? सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही थी, मतलब उनमें सिर्फ उन खर्चों की बात हो रही थी जो खर्चे हम लोग जनरली ऐसे ही परफॉर्म कर देते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। तो अगर आप खर्चे ज्यादा कर रहे हो, आपकी मतलब रेवेन्यू डेफिसिट है, खर्चे ज्यादा हो रखे हैं, तो क्या कर सकते हो? अगर आपको अपने रेवेन्यू डेफिसिट को करेक्ट करना है, आप खर्चे ज्यादा कर रहे हो और आपको अपने खर्चों को मेंटेन करना है, तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल है, या तो खर्चे कम कर दो,
जो खर्चा आप ज्यादा कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि ये खर्चा मेरा अननेसेसरी है, ये जो एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं वो अननेसेसरी है, इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो उन खर्चों को कम कर दो, अपने आप चीजें बैलेंस हो जाएंगी। या फिर आप अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोचो कि कैसे हम अपनी इनकम इंक्रीज करके उन एक्सपेंडिचर को बैलेंस कर सकते हैं। और या तो फिर हम किसी से लोन ले सकते हैं कि भाई कुछ टाइम के लिए हमें लोन दे दो, मेरे चीजें बैलेंस हो जाएंगी, फिर बाद में देखा जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो कौन से हैं? पहला, कट इन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो गवर्नमेंट है, क्योंकि जो प्लान जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट बजट के बारे में है, तो यहाँ पे क्या है, कट इन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट जो सोशल वेलफेयर कर रही है उन सोशल वेलफेयर के खर्चों को वो कम कर दो। जो भी वो भलाई कर रही, लोगों की सब्सिडीज दे रही है, कंसेशन रेट पे चीजें ऑफर करा रही है, ठीक है, उसने राशन शॉप्स खोली हुई है या कुछ भी फायदा दे रही है वो पब्लिक को, उन फायदों को थोड़ा सा कम कर दे, उन कंसेशनल रेट को कम कर दे या सब्सिडीज को थोड़ा सा कम कर दे, या फिर सोशल वेलफेयर थोड़ा सा कम कर दे, जिससे जो खर्चे ज्यादा हो रहे हैं वो खर्चे कम हो जाए और मेरी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर और इनकम जो है वो बैलेंस हो जाए। तो पहला क्या हो गया, कट इन एक्सपेंडिचर। सेकेंड आता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो मेरी गवर्नमेंट है वो पब्लिक से पैसा बोरो कर लेगी। अगर वो पब्लिक से पैसा बोरो कर लेगी तो क्या होगा, पब्लिक के पास भी पैसा कम हो जाएगा तो खर्चा कम होगा, और गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो वो इनकम इंक्रीज हो जाएगी। मतलब दो इफेक्ट हुए यहाँ पे, क्या हुआ, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है। गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों से पैसा लिया, तो लोगों से जैसे ही पैसा उसने लिया तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी और लोगों के खर्चे कम हुए। जब लोगों के खर्चे कम हुए और गवर्नमेंट की इनकम बढ़ गई तो एक सिचुएशन आएगी जब दोनों फिर से इक्वल हो जाएंगे। तो बोरोइंग्स के थ्रू भी जो गवर्नमेंट है वो हमारे रेवेन्यू डेफिसिट को मेंटेन कर सकती है। लास्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब वो क्या होगा कि गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट अपने सेक्टर्स बेचते हैं, तो जैसे ही गवर्नमेंट अपने सेक्टर्स बेचेगी तो गवर्नमेंट सेक्टर बेचने में उसके पास पैसा आएगा, जब उसके पास पैसा आएगा तो उसकी इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो वो एक्सपेंडिचर आसानी से मैच आउट कर ले जाएगा। तो हमारे रेवेन्यू डेफिसिट के तीन इंप्लीकेशन थे, कट इन एक्सपेंडिचर, बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट। सेकंड मेरा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में मेरा क्या था, हम ओवरऑल खर्चों की बात करते जिसमें हर तरह के खर्चे इन्वॉल्व थे। फिस्कल डेफिसिट में क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द टोटल इनकम, यानी मेरे जो ओवरऑल खर्चे हैं वो मेरी ओवरऑल इनकम से ज्यादा है। तो ये कैसे कलेक्ट होंगे, पहला है मेरा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब इन्फ्लेशन कैसे आती है, तो जाहिर सी बात है जब आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, आप एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हो तो मार्केट में मनी सप्लाई होगा। अगर हम खर्चे ज्यादा करेंगे तो मार्केट में पैसा फ्लो हुआ, मार्केट में पैसा फ्लो होगा तो किसी ना किसी की इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो वो खर्चे ज्यादा करेगा, खर्चे ज्यादा करेगा तो चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। अब अगर हम खर्चा करेंगे, हम किसी चीज पे खर्चा करेंगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उस जो पर्टिकुलर गुड है उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगे तो मार्केट में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट की वजह से जब हम ओवरऑल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देते हैं तो खर्चे ज्यादा करने की वजह से मार्केट में मनी सप्लाई हो जाती है, मनी सप्लाई से चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, और जैसे ही चीजों के दाम बढ़ते हैं तो मार्केट में आ जाता है इन्फ्लेशन। सेकेंड आता है नेशनल डेब्ट। तो जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट खर्चा नहीं उठा पाएगी या गवर्नमेंट अपने खर्चे मेंटेन नहीं कर पाएगी तो क्या करेगी, बाहर की कंट्रीज से उधार लेना शुरू कर देगी। जैसे ही वो बाहर की कंट्री से उधार लेगी या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन लेगी तो वो फंस जाएगी नेशनल डेट। फिर जब आप अपने खर्चों को ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पहले के ही खर्चे नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, तो क्या जो आपने लोन लिया हुआ है उसके इंटरेस्ट पे कर पाओगे? जब आप पहले ही नहीं खा पी पा रहे हो, पहले ही आपके पास पैसे कम थे, तो क्या लोन की ईएमआई देने के लिए पैसे होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो जब आप लोन की ईएमआई नहीं दे पाओगे तो क्या होगा, आप फिस्कल डेफिसिट के सर्कल में फंस जाओगे। तो विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट, यानी कि आपने अपने खर्चों को, इस पॉइंट का मतलब क्या है, विशियस का मतलब क्या है, आपने अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए लोन लिया कि लोन से अपने खर्चे मेंटेन कर लेंगे, खर्चे तो मेंटेन हो गए बट उस लोन की ईएमआई इतनी ज्यादा आ गई कि अब आप ईएमआई नहीं पे कर पा रहे, वो ईएमआई बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा अमाउंट हो गया कि आपको उस ईएमआई को पे करने के लिए आपको दूसरा लोन लेना पड़ गया। तो आप इस डेफिसिट के चक्कर में फंसते जा रहे हो ना। तो यही जो मेरी बोरोइंग्स है ये मेरा कहलाता है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट। जब आप बार बार लोन लोगे, बार बार गवर्नमेंट जो है वो किसी दूसरी कंट्री के पास जाके लोन लेगी तो उससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है वो खराब हो जाएगी। बाहर की गवर्नमेंट क्या सोचेगी, रोज रोज चले आते हैं लोन मांगने,
पैसा नहीं क्या इनकी कंट्री में, जब देखो तब पैसा लोन दे दो लोन दे दो लोन दे दो। तो इससे गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब हो जाएगी और कंट्री में जो ट्रेडिंग है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। जब कंट्री में ट्रेडिंग नहीं होगी तो मेरी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी बहुत लो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या रिलेशन हुआ, महंगाई होगी तो हमें लोन लेना पड़ेगा, लोन लेंगे तो उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे तो उस इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए दूसरा लोन लेंगे। जब हम लोग बार बार लोन लेने लगेंगे तो उससे मेरी क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो ट्रेडिंग नहीं होगी, ट्रेडिंग नहीं होगी तो हम लोग लो जीडीपी ग्रोथ की तरफ बढ़ जाएंगे। लास्ट मेरा आता है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम कर देती है तो उन खर्चों को कम करने पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो लोन देना कम कर देती है। वो क्या कहती है कि देखो एक काम करते हैं, हम प्राइवेट वालों को लोन नहीं देंगे, पब्लिक को लोन देते हैं, मतलब गवर्नमेंट को लोन दे देंगे, गवर्नमेंट सेक्टर जितने हैं उनको लोन देंगे, बट जो प्राइवेट सेक्टर है उनको लोन नहीं देंगे। तो जब आपने क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया है कि किसको लोन देना है और किसको लोन नहीं देना है, तो इस क्राइटेरिया से क्या होगा, जितने लोगों को लोन नहीं दिया उनके एक्सपेंडिचर कम हो गए। जब उनके एक्सपेंडिचर कम हो गए तो आपकी इकोनॉमी जो है वो अपने आप स्टेबल हो जाए। तो ये थे मेरे 5 पॉइंट हमारे फिस्कल डेफिसिट। लास्ट मेरा आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है ये सेम एज इट इज फिस्कल की तरह होता है, मतलब जो पॉइंट्स मेरे फिजिकल के हैं सेम के सेम पॉइंट्स मेरे प्राइमरी डेफिसिट के हैं, सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट में एक पॉइंट और एक्स्ट्रा होता है और वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है ना, मतलब प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट दोनों के कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज होते हैं, सिर्फ एक फर्क होता है, फिजिकल डेफिसिट में हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट नहीं लेते हैं, प्राइमरी डेफिसिट में हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट ले लेते हैं। क्लियर है? तो हमारे तीन टाइप ऑफ बजटरी डेफिसिट में 3 तरह के बजट डेफिसिट थे, रेवेन्यू, फिजिकल एंड प्राइमरी। इनके कुछ इम्प्लीकेशंस थे जो हमने अभी डिस्कस कर लिए। लास्ट टॉपिक मेरा आता है जीरो प्राइमरी डेफिसिट। इस प्राइमरी डेफिसिट में एक और मेरा डेफिसिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो प्राइमरी डेफिसिट। जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि जब हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल स्टेज में होते हैं और हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है और हमारी कंट्री फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन कर रही है, यानी खर्चे ज्यादा नहीं कर रही है, बैलेंस स्टेज में है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं जीरो प्राइमरी डेफिसिट। यानी हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्जा नहीं है, कोई लोन नहीं है और ना ही किसी तरह के हम एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में इनकम और एक्सपेंडिचर पूरी तरह से इक्वल है। तो जब हमारी इकोनॉमी में इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह का लोन नहीं होता है, गवर्नमेंट को किसी तरह का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी होती है, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं जीरो प्राइमरी डेफिसिट। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने बात करें हमारे बजट डेफिसिट, टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट, इम्प्लीकेशन ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड लास्ट हमारा जीरो प्राइमरी डेफिसिट। अगर कोई डाउट्स है, कोई